इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। यदि इनका किसी भी मृत जीवित व्यक्ति, धर्म, जाति, गोत्र से संबंध पाया जाता है तो महज केवल संयोग होगा। कृपया इस कहानी को मनोरंजन के दृष्टिकोण से ही सुनें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज भारत के मिस्टीरियस प्लेसेस के साथ आपका परिचय सीरीज़ की चौथी कहानी है। तो चलिए देखते हैं क्या रहस्य और खौफ छुपा है इस कहानी में आपके लिए। डुमस बीच का खौफ। समंदर किसे अच्छा नहीं लगता। गहराइयाँ नापने का शौक ज़्यादातर लोग रखते हैं, लेकिन गहराइयों में कभी कभी मोती नहीं कुछ और हाथ लग जाता है, और वो हो सकता है बेहद खौफनाक हो आपके लिए। चलिए आज इसी कहानी में गोते लगाते हैं। हर्षित एक अच्छा तैराक था, लेकिन उसमें एक बहुत बुरी आदत थी। पानी में उतरने के बाद उसे वक्त का ख्याल ही नहीं रहता था। पानी उसकी ज़िंदगी थी। मानो अगर उसे पानी में ही डूब के मरना हो तो वो आखिरी यही चुनेगा। वो समंदर की गहराइयों में जाकर सब कुछ भूल जाता था। सर्दियों की छुट्टियों में हर्षित की बहन नंदा अपने बच्चों के साथ डुमस घूमने आई थी। उसके 2 बच्चे थे। हर्षित डुमस बीच पर लाइफ सेवर का काम भी करता था। ऐसे तो डुमस में घूमने की बहुत सी जगह थी, लेकिन डुमस बीच अपनी कई खौफनाक और सुनसान वारदातों के लिए मशहूर था। नंदा और हर्षित यहीं पले बड़े थे, तो उन्हें ज़्यादातर बातें पता थीं। लेकिन हर्षित अपने पानी से प्रेम के कारण वो बातें भूल ही जाता था। संडे को नंदा ने हर्षित को बच्चों को कहीं घुमाने के लिए ले जाने के लिए कहा। मामा और भांजा भांजी साथ में शहर घूमने निकल पड़े। नंदा को अपनी माँ के साथ अपने चाचा जी के घर जाना था, तो वो हर्षित के साथ नहीं गई। हर्षित ने बच्चों को टेम्पल ऑफ विश दिखाया। वो लोग डुमस के गोल्डन बीच भी गए, और आखिरी में वो लोग डुमस बीच गए। हर्षित और डुमस तो एक ही हैं, यहाँ वो काम करता है। बच्चे हर्षित से पानी में जाने की जिद करने लगे। हर्षित जानता था जब वो पानी में जाएगा तो उसका जल प्रेम उस पर हावी हो जाएगा, तो वो बच्चों को पानी में जाने से रोकने लगा। अभी शाम के 4 बजे थे और डुमस बीच पर भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी थी। अचानक नंदा का फ़ोन हर्षित के फ़ोन पर आया। उसने हर्षित से पूछा कि वो अभी कहाँ हैं, तो हर्षित ने बताया कि वो अभी डुमस बीच घूम रहे हैं। डुमस बीच का नाम सुनते ही नंदा को थोड़ा सा डर लगने लगा। उसने हर्षित से कहा कि जितना जल्दी हो सके वो अब घर की तरफ लौटने के लिए तैयार हो जाए। शाम हो रही है और सर्दियों में रात जल्दी ही हो जाती है। डुमस बीच पे रहना देर रात तक ठीक नहीं है। जब तक नंदा ने फ़ोन कट किया, बच्चे पानी की तरफ बढ़ गए थे। वो 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि उसका एक पुराना दोस्त उसके सामने आके टकरा गया और वो बातचीत करने लगा। इस पर हर्षित ने उसे रोका और बच्चों की तरफ पानी की तरफ आगे बढ़ गया। सोनू थोड़ा गहरे पानी में चला गया था। नीलिमा वहीं खड़े हो अपने मामा का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर में बीच पूरी तरह से सुनसान हो गया, और सर्दियों में अंधेरा आप जानते ही हैं कि बहुत जल्दी हो जाता है। हर्षित सोनू को पानी में ढूंढ रहा था। वो बहुत हैरान था कि सोनू इतनी गहराई में तो गया ही नहीं, तो गायब कहाँ हो गया। हर्षित पूरे बीच पर सोनू को बदहवास होकर ढूंढ रहा था। नीलिमा भी एक तरफ खड़ी होकर बहुत तेज रो रही थी। अचानक हर्षित को कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगी, और ऐसा लग रहा था कि मानो 20 से 25 कुत्ते एक साथ हर्षित की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हों। दूर दूर तक हर्षित को कोई नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। दूर तक फैला सन्नाटा और खौफ माहौल को ज़बरदस्त डर से भर रहा था।
अचानक नंदा का फ़ोन फिर से आया। हर्षित इतना तेज़ डर गया कि उसके हाथ से फ़ोन ही नीचे छूट गया। फ़ोन उठाकर उसने रिसीव किया। नंदा ने हर्षित से फिर पूछा, 8 बज गए हैं हर्षित, तुम कहाँ हो और बच्चे कहाँ हैं? उन्हें लेकर जल्दी से घर को क्यों नहीं पहुँचे? तो हर्षित ने झूठ बोला कि वो रास्ते में है। नंदा ने फ़ोन रख दिया। हर्षित ने नीलिमा का हाथ तेज़ी से पकड़ रखा था। अचानक हर्षित को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है और वो हिल भी नहीं पा रहा है। नीलिमा और तेज़ रोने लगी। हर्षित अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके इतनी भर सर्दी में भी भयंकर पसीने छूट रहे थे। अभी कुछ देर हुई थी कि हर्षित ने किसी परछाई को अपनी ओर धीरे धीरे आते हुए देखा। हर्षित को अब कुछ नहीं सूझा। वो बैठकर आंखें बंद करके तेजी से रोने लगा। क्योंकि नीलिमा भी उसके साथ थी तो उसे अब ये भी लगा कि अगर वो रोएगा तो नीलिमा का क्या होगा। वो परछाई हर्षित और नीलिमा के और भी करीब आ गई। इतने में अब हर्षित और नीलिमा ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और वो वहीं बैठ गए। कुछ चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि हर्षित को अपने सर पर किसी का हाथ महसूस हुआ, मानो कि शायद उसे कोई सहला रहा हो। उसने धीरे से आंखें खोल के देखा तो ये नीलिमा और सोनू के दादाजी थे। हर्षित बहुत हैरान हुआ। नीलिमा के दादाजी यहाँ पर? लेकिन वो तो सूरत में है, वो यहाँ कैसे हो सकते हैं? लेकिन अब वो सामने खड़े थे तो हर्षित और नीलिमा को तो यकीन करना ही था। उन्होंने नीलिमा और हर्षित का हाथ पकड़ा और डुमस बीच के गेट की तरफ बढ़ गए और धीरे धीरे वो डुमस के मेन गेट की तरफ बाहर निकल आए। बाहर गेट से कुछ दूरी पे हर्षित ने सोनू को खड़ा पाया। नीलिमा और हर्षित दोनों दौड़कर सोनू के पास पहुंचे और उसे गले से लगा लिया। पीछे मुड़कर जब उन्होंने देखा तो वहां सोनू और नीलिमा के दादाजी नहीं थे। हर्षित को कुछ नहीं सूझा। उसने अपनी बाइक उठाई और दोनों बच्चों को पीछे बिठाया और जल्द से जल्द घर की तरफ निकल गया। घर के दरवाजे पर नंदा खड़ी अपने बच्चों और हर्षित का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बच्चे गेट पर पहुंचे उसने उन दोनों को गले से लगा लिया और हर्षित से पूछा कि वो इतना लेट कहाँ हो गया। हर्षित ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में सोनू की नानी भी बाहर आ गई। उन्होंने हर्षित को बताया कि शाम के 6 बजे सोनू और नीलिमा के दादाजी की सूरत में मौत हो गई है, हार्ट अटैक से। अब हर्षित और नीलिमा के चौंकने की बारी थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बेहद चौंके हुए अंदाज में सोचा, अगर दादाजी दुनिया में नहीं रहे तो जो डुमस बीच पे उनके साथ थे वो कौन थे। थैंक यू फ्रेंड्स मुझे सुनने के लिए। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगे, मेरा एफर्ट पसंद आए, सो प्लीज़ 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 मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें।